अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कानून और सियासत का है चोली दामन का साथ। जब टकराते हैं दोनों तो जन्म लेता है इंतशार। कानून की हद क्या है, सियासत का इख्तियार कितना। ये तो थीम है, रूह है, स्पिरिट है इस नए प्रोग्राम की, जिसे मैं मोईद पीरजादा और आईनी माहिर बाबर सत्तार आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं। बहुत लंबी तमहीद की आद गुंजाइश नहीं, सिर्फ इतना कहना है, जैसे जैसे ये प्रोग्राम, ये बहस डेवलप करेगी, आगे बढ़ेगी, इसका इर्तका होगा, एवोल्यूशन होगी, वैसे वैसे आपको पसंद भी आएगी, गुस्सा भी बहुत आएगा, लेकिन इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। यही हमारी आपसे कमिटमेंट है। आज के प्रोग्राम में बाबर सत्तार तो मेरे साथ हैं ही, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, कॉमर्स मिनिस्टर, PMLN हुक्मरान जमात से, वो भी हमें इस बहस में ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद आखिरकार रिजाइन कर दिया है। उन्होंने रिजाइन क्यों किया? एक आम राय है मुल्क में कि PMLN और हुकूमत थंब इंप्रेशन की वेरिफिकेशन से बचना चाहती थी, इसलिए चेयरमैन नादरा से छुटकारा हासिल करना जरूरी था। हुकूमत का कहना यह है कि चेयरमैन नादरा की अपॉइंटमेंट ही दर हकीकत सही नहीं हुई थी। माजरा क्या है, इस पे हम बात करेंगे और गुफ्तगू का आगाज हम जनाब बाबर सत्तार साहब से करते हैं। बाबर, आप, चूंकि ये बताना जरूरी है एक डिस्क्लेमर के तौर पे कि आप जनाब तारिक मलिक साहब के चेयरमैन नादरा के वकील भी थे, लेकिन इस केस पे जबकि स्टे ऑर्डर भी मिल चुका था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ये उन्होंने एक दिन पहले रिजाइन क्यों कर दिया? डॉक्टर साहब देखें, मेरिट पे तो बात नहीं हो सकती। जो मेरिट पे क्यों नहीं हो सकती? मेरिट पे हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये जो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरिट पे बात नहीं कर सकते? इस केस के मेरिट्स पे बात नहीं कर सकते क्योंकि मैं अदालत में उनका वकील था, ये अदालत नहीं है, और लगेगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देखने वाले भी कहेंगे कि अदालत में भी उनकी वकालत कर रहे थे, प्रोग्राम में भी उनकी वकालत कर रहे हैं, तो मैं तारिक मलिक की वकालत नहीं करूंगा इस प्रोग्राम में। हम पूछ लेंगे ना आपसे चीजें। मैं खाली जो अदालत में मसला था वो तो ये था कि जो इनकी टर्मिनेशन हुई वो ठीक के गलत, उसके ऊपर बहस भी हो गई और उसके ऊपर अदालत ने अपना रिजर्व कर ली जजमेंट, और जो गालिबन आपका आर्गुमेंट क्या था वहां पे? देखिए, पहले तो मैं हुकूमत का बता दूं आर्गुमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होने के लिए जरूरी है कि सुन रहे हैं। हाँ, वो सुन रहे हैं। हुकूमत का आर्गुमेंट ये था कि इनकी तकर्रुरी गलत हुई थी, ये इनकी एफिलिएशन थी PPP के साथ, ये PPP के इलेक्शन सेल के साथ एफिलिएटेड थे 2007 में, तो 2008 में ये नादरा में आए और फिर बड़ी तेजी से इनकी प्रमोशन हुई और 4-5 साल के अरसे में, 4 साल में ये चेयरमैन बन गए। और फिर जो तीसरा मौकफ था हुकूमत का वो ये था कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पे थे, इनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो कॉन्ट्रैक्चुअल थी, सो हम इन्हें महीने का नोटिस दे के निकाल सकते थे। हमने महीने का नोटिस नहीं दिया, इन्हें 1 महीने की तनख्वाह दे दी और निकाल दिया। दूसरी साइड पे तारिक मलिक का आर्गुमेंट ये था कि तकर्रुरी जो जैसे भी कानूनी तौर पे हुई थी, PPP के साथ अफिलिएशन अपनी जगह पे हो या ना हो, लेकिन जो 5-5.5 साल उन्होंने नौकरी की उसके दरमियान कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई कि PPP को सपोर्ट किया, ना इलेक्शन के दरमियान किसी ने उंगली उठाई। लेकिन जो बेसिक आर्गुमेंट था वो ये था कि ड्यू प्रोसेस, कानूनी तरीका नहीं फॉलो किया गया, उन्हें कोई शो कॉज इशू नहीं हुआ कि आपकी अपॉइंटमेंट गलत है, आप अपना जवाब दें, सो आधी रात को निकाल दिया और इस वजह से वो फिर अदालत। लेकिन बाबर, हुकूमत का ये कहना तो सही है ना कि आप देखें कि मई 2008 में उनकी तैनाती होती है एज जनरल मैनेजर GM ऑफ द नेटवर्क्स, फिर अगस्त में वो प्रमोट हो जाते हैं, एज मेंबर बन जाते हैं बोर्ड के नादरा के। एक हफ्ते के बाद अगस्त ही के महीने में वो डिप्टी चेयरमैन बन जाते हैं और 2012 में वो चेयरमैन बन जाते हैं। जब वो डिप्टी चेयरमैन बनते हैं तो उस वक्त डिप्टी चेयरमैन का कोई ओहदा नादरा में एग्जिस्ट नहीं होता, उनके लिए वो ओहदा क्रिएट किया जाता है। जब वो चेयरमैन नादरा बनते हैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, इतनी बड़ी पोजीशन उनको दे दी जाती है। तो हुकूमत ये फील करती है, मैं समझता हूं PMLN की हुकूमत भी फील करती है, और खुर्रम दस्तगीर साहब इसमें ऐड करेंगे, कि यहां एक पॉलिटिकल एफिलिएशन और वाबस्तगियां थी। ये PPP के इलेक्शन सेल को हेड करते थे, चूंकि PPP से वाबस्ता थे, इसलिए इनको इस तरह की रैपिड प्रमोशन मिली है खिलाफे ज़ाब्ता। और अब जबकि हुकूमत को ज़ाहिर है थंब वेरिफिकेशन का खतरा था, उन्हें लगता था कि यहां सियासत खेलेंगे। डॉक्टर साहब, फिर देखें, मैंने शुरू में कहा कि इस बारे में मैं बहस नहीं कर, मैं तारिक मलिक की वकालत नहीं कर सकता इस प्रोग्राम में। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, काश के वो होते तो अपनी वकालत खुद करते। हमने कोशिश की, वैसे नाज़रीन हमने कोशिश की, मैं जरा नाज़रीन को क्लियर कर दूं, हमने कोशिश की कि तारिक मलिक साहब हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकें, सिर्फ 5 मिनट ही ज्वाइन कर लें और हमें बता दें कि उन्होंने इस मौके पे रिजाइन क्यों किया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टे उनके फेवर में था। क्या उन पे कोई दबाव था, हुकूमत की तरफ से प्रेशर था, क्या वजह थी? लेकिन उन्होंने गुरेज किया, वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके इस प्रोग्राम में अनफॉर्चुनेटली। जी
جی آپ بات جی دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جس پہ بات کرنی ضروری ہے، طارق ملک کو نکال دیتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے، کسی بھی چیئرمین نادرا کو لے لیں جسے نکال دیا گیا، ریپڈ پروموشن بھی ہوئی، غلط اپوائنٹمنٹ ہوئی ہوگی کسی اور پارٹی کے ساتھ. ایشو یہ ہے کہ نادرا نے کیسے فنکشن کرنا ہے. نادرا جو آرگنائزیشن ہے اسے کتنی آپ انڈیپینڈنس دیں گے؟ کیا حکومت اسے چلائے گی اس طرح جس طرح ایک اپنے ادارے کو چلاتی ہے، اپنے کسی متحد ادارے کو چلاتی ہے، یا یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو ایک انڈیپینڈنس رکھ کے چلے گا؟ ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے جو زیادہ ضروری بات ہے کہ الیکشنز کا سارا مسئلہ کیا ہے. جو الیکشن کمپلینٹس آ رہی ہیں اور جو ووٹر ویریفیکیشن کا مسئلہ ہے، اسے ہم نے کیسے دیکھنا ہے، اس کا حل کیا ہے اور یہ کیسے حل نکلے گا؟ طارق ملک کو بھی 1 منٹ کے لیے نکال دیں. اور تیسری ضروری بات جو اس پروگرام میں کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بے تحاشا تعیناتیاں ہیں ایگزیکٹو کی جو پی ایم ایل این کی حکومت نے ابھی کرنی ہے، وہ کیسے کرنی ہے، یعنی فیوچر اپوائنٹمنٹس کیسے کرنی ہے. ذرا ایک ایک کر کے ہم ایشوز کو لے کے چلتے ہیں. میں خرم دستگیر صاحب کی طرف آتا ہوں جو گوجرانوالہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. خرم میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ امریکہ میں تو پروسیکیوشن اور حکومتیں پلی بارگیننگ کرتی ہیں، یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار نے، آپ کی حکومت نے طارق ملک صاحب سے، چیئرمین نادرا سے پلی بارگیننگ کر لی ہے کہ بھائی آپ کے پاسپورٹ کا بھی مسئلہ ہے اور چیزیں بھی ہیں اور بھی بے قاعدگیاں ہیں، ہم ان کو پرسیو نہیں کریں گے، آپ جو ہیں خود سے ریزائن کر کے یہاں سے چلے جائیں. پلی بارگیننگ کی حکومت نے. پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ میں واضح کر دوں کہ میرا بھی ایک ڈسکلیمر ہے جس طرح میرے بھائی بابر ستار کا ہے کہ میں چونکہ پریوی نہیں ہوں کہ وزارت داخلہ کے اندر جو کنٹرول کرتی ہے نادرا کو، اس تمام اپوائنٹمنٹ کے دوران یا جو ابھی ڈسمسل ہوا تھا 3 دسمبر کو اور اس کے بعد وہاں کیا ٹرانسپائر ہوا میں اس سے آگاہ نہیں ہوں. لیکن ان جنرل جو ایشو ہے ایگزیکٹو کے پریروگیٹو کا ٹو میک اپ ایگزیکٹو اپوائنٹمنٹس ان دا سول سروس آف پاکستان، یہ جو ادارے حکومت پاکستان چلاتی ہے، اب اس میں یہ ہے کہ پلی بارگیننگ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طرح اس کی ضرورت ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ان اداروں کو چلانے کے لیے جو بھی نادرا کا سربراہ ہے اس کا ایک بڑا کلوز لیزون ضروری ہے وزارت داخلہ کے ساتھ. تو ایک ایڈورسیریل ایٹماسفیئر میں نادرا کام نہیں کر سکتی. تو میرے خیال میں تو ایک بہتر فیصلہ جو ہے چیئرمین نے کیا ہے کہ انہوں نے آج خود یہ بہتر سمجھا کہ بجائے یہ کہ حکومت کے ساتھ ایک مستقل ایڈورسیریل سچویشن کریٹ کیے رکھیں، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. ان کو ماشاء اللہ، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ بہت ہی کم عرصے میں ان کا ایک میٹیورک رائز ہوا تھا، تو ہی ہیز ان فیکٹ بین ویری ایمپلی ریوارڈڈ جو بھی ان کی ایبلٹیز تھیں. تو انہوں نے اب حکومت کے لیے ایک رستہ کلیئر کیا تاکہ حکومت جو ہے یہ کر سکے، اور خاص طور پہ ایک ایسی حکومت جس کو پاکستان کی عوام نے ایک فریش مینڈیٹ دیا ہے. اور جو ریگولیشن اینڈ اپوائنٹمنٹ آف سول سروس ہے وہ بلا شبہ حکومت کا اختیار ہوتا ہے ایک پریروگیٹو کے ذریعے. تو یہ اب آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اپنی اپوائنٹمنٹس کرے گی. یہ ضرور ہے کہ جہاں جہاں اس کی گنجائش ہے یہ اپوائنٹمنٹس چیلنجیبل بھی ہیں کورٹس آف لا میں کہ کیا حکومت نے ڈیو پروسیس فالو کیا یا نہیں کیا. بریک سے پہلے مجھے تھوڑا سا صرف یہ بتا دیں، یہ تو آپ نے بڑی دلچسپ جناب خرم مجھے صرف اتنا کہہ دیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ اپنی اپوائنٹمنٹس کرے، لیکن کورٹ کا اگر سٹے آرڈر تھا اور ہم سنتے ہیں کہ طارق ملک کو، چیئرمین نادرا کو حکومت نے ڈس فنکشنل کر دیا، ان کے سیکنڈ ان کو، ان کے ڈیپٹی کو اور افسران کو بلا کے ہدایات دی، کیا یہ کورٹ کے سٹے آرڈر کی وائیولیشن یا کنٹیمپٹ نہیں ہے؟ لیکن یہی تو بات ہے کہ جب آپ اسٹرکٹ لیٹر آف دا لا یا اسٹرکٹ لیٹر آف دا کورٹس آرڈر آپ اس کو فالو کریں گے تو پھر تو حکومت کے پاس وہی تو پریروگیٹو ہے کہ ایڈورسیریل ریلیشن شپ میں ایک ایسا شخص جو آلریڈی حکومت کے ایک احکام کے باوجود عدالت کے ذریعے اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، حکومت نے اپنا کام تو چلانا ہے اور جو حکومت کی پرائیورٹیز ہیں ایک منتخب حکومت کی، اگر وہ شخص ان کو پوری طرح فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بلا شبہ حکومت نے تو اپنے جو احکامات ہیں اس پر عمل درآمد کرنا ہے، اور جو بھی اس ادارے کے اندر ایڈمنسٹریٹو کام ہے اسے تو جاری رہنا ہے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ایڈورسیریل سچویشن اس قسم کی تھی جو ہے سسٹین نہیں ہو سکتی تھی. خرم بہت ہی انٹرسٹنگ، ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ حکومت نے تو اپنا کام چلانا ہے، کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا ہے، اگر اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ کو فالو کریں گے تو پھر حکومت کا کام کیسے چلے گا. اور یہی وہ ایشو ہے جو پی ایم ایل این کی حکومت کو اب مزید فیس کرنا پڑے گا ہر سٹیپ پہ کہ اپوائنٹمنٹس وہ کیسے کریں گے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूँ खुरम दस्तगीर साहब की तरफ एक दफ़ा फिर। खुरम, वक्फे से पहले आपने ये पॉइंट तो एस्टेब्लिश किया और मैं उसकी तरफ जाना भी चाहता हूँ कि हुकूमत, ज़ाहिर है हुकूमत का कारोबार कैसे चलेगा। एक नई इलेक्टेड हुकूमत है, फ्रेश मैंडेट है, हुकूमत ने अपनी मर्जी के लोग लगाने हैं। इस हद तक मैं आपसे इतफाक भी करता हूँ, इससे हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू जो आवाम के जहनों में है, अगर आप देखें पूरे पाकिस्तान में जो चहमगोइयाँ हैं, वो ये हैं कि हुकूमत को खौफ था, आपकी हुकूमत को ये खौफ था कि कराची में जिस तरह से थंब वेरिफिकेशन के नताइज जो हैं वो साबित हुए कि कैसे बोगस वोटिंग हुई है, हजारों की तादाद में बोगस वोटिंग हुई है। और जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही थी कि 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे वोटर वेरिफिकेशन की जाए, थंब इंप्रेशन की तरफ की जाए, जहां मैग्नेटिक इंक का मसला था, वहां पे खतरा यह था कि ये चेयरमैन नादरा आज़ाद जहन का मालिक है, इंडिपेंडेंट है, हमारा बंदा नहीं है। और जब उसने इनकार भी किया ट्रिब्यूनल्स की इंस्ट्रक्शंस को वायलेट करने से, हुकूमत चाहती थी बताए कि क्या हो रहा है, जब उसने वायलेट किया तो आपकी हुकूमत को खौफ हुआ, आपको खौफ था कि ये थंब वेरिफिकेशन में बोगस वोटिंग का भांडा फूट जाएगा, उसकी वजह से आप उससे जान छुड़ाना चाहते थे। क्या कहेंगे आप? यही तो बात है कि अगर तो चेयरमैन नादरा पूरी तरह इंडिपेंडेंट होते या किसी एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस के जरिए अपने उस ओहदे तक पहुंचे होते तो शायद ये मामला यहां तक ना पहुंचता। लेकिन एक वाज़े तौर पर एक शख्स जो एक साबिक हुक्मरान जमात के साथ टोटली आइडेंटिफाइड है, उसकी लॉयल्टीज, फिर अगर वो, इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई शख्स पीएमएलएन का नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली इप्सो फैक्टो दुरुस्त हो गया और इंडिपेंडेंट हो गया। ये बात तो दुरुस्त नहीं, उनकी एक हमदर्दी और वाज़े तौर पर उनकी लॉयल्टी एक पार्टी के साथ मौजूद है। तो इसका अगर ये पीएमएलएन के खिलाफ होने का मतलब है कि वो शख्स इंडिपेंडेंट हो गया, एक तो बात ये दुरुस्त नहीं है। दूसरा इशू ये है, और इसमें एक बड़ा इब्हाम मौजूद है, कि नादरा जो ऑर्गेनाइजेशन दर हकीकत पाकिस्तान में एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो उस वक्त इस सदी के अवाइल में जो एक फैसला किया गया था कि हम मैनुअल की बजाय कंप्यूटराइज्ड आइडेंटिटी कार्ड की तरफ आएंगे, और वो पूरा मैकेनिज्म उसके लिए स्टैब्लिश हुआ। नादरा के फंक्शंस में वक्त के साथ, चूंकि उनके पास एक कंप्यूटराइज्ड कैपेबिलिटी मौजूद थी, नादरा का इलेक्शन कमीशन के साथ जो इंटरफेस है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। आपको मालूम है कि जो एक पार्टी जो पाकिस्तान में अपोजिशन में है इस वक्त, वो बारहा ये बात कहते रहे हैं कि जी पाकिस्तान में 4 करोड़ वोट जाली हैं। हालांकि वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं था, वो सिर्फ वो वोट थे जो जाली नहीं थे, जो जिन्हें नादरा वेरीफाई नहीं कर सका था। अब अगर ये कह देना कि वो वोट जो नादरा वेरीफाई नहीं कर सका वो आज खुद जाली हो गए हैं, ये इसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। नादरा का जो इलेक्शन कमीशन के साथ इंटरफेस है, इलेक्शन प्रोसेस में उसकी जो इंटरवेंशन है, आपका आर्गुमेंट जो है बहुत अच्छा लगता, आपके आर्गुमेंट में बड़ा वजन लगता अगर आपने नादरा के चेयरमैन पे उस वक्त भी एतराज उठाया होता, शकूक का इजहार किया होता इलेक्शन से पहले। उस वक्त तो आपकी जमात की तरफ से कोई शकूक, कोई उंगली, कोई खदशे का इजहार नहीं किया गया, सिर्फ उस वक्त किया गया जब वोटर वेरिफिकेशन का मरहला आया और कराची में बोगस वोटिंग साबित हो गई। सर, ये तो इस तरह की कहानी है। देखिए, जहां तो अदालत का हुक्म है वोटर्स की वेरिफिकेशन करने का, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और 100% उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद करने के मामले में मुस्लिम लीग नून में किसी भी किस्म का कोई इबाम नहीं है। हम 100% अदालतों के जो अहकामात है उनके ऊपर अमल दरामद करेंगे। अब इशू यही है कि अब जबकि इलेक्शन कमीशन और दूसरे जो साइंटिफिक इदारे हैं कि जी वो जो मैग्नेटिक इंक है उसकी तो मियाद ही 6 घंटे थी, और अगर कहीं ज्यादा गर्मी थी तो वो बिल्कुल ही खराब हो गई। अब ये सारे टेक्निकल इशूज ऐसे हैं जिनमें नादरा के चेयरमैन का रोल मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये तो दरअसल एक एग्जीक्यूटिव ने, जो मैं फिर दोहराता हूं कि हमने अपने पाकिस्तान के अवाम के दिए गए मैंडेट के मुताबिक इन इदारों को चलाना है, एक बेहतर तरीके से चलाने का तरीका जो है वो हमें डिवाइस करना है, उसमें दुरुस्त है। बाबर रिस्पॉन्ड टू दैट। बाबर अब इस पे आना चाहिए। जी बाबर, मुकम्मल करने दें कि शायद डिसमिसल का तरीका गलत था, वो अगर दुरुस्त तरीका फॉलो कर लेंगे तो वो मामला दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा, जरा बाबर को जी देखिए डॉक्टर साहब, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने 2-3 खुरम भाई ने इंटेग्रिटी नहीं थी उनकी, एफिलिएशन थी। नहीं, छोड़ दें, मैं कहता हूं तारिक मलिक को 1 मिनट के लिए छोड़ देना, नादरा के रोल के ऊपर आ जाए। इशू क्या था? इशू वोटर वेरिफिकेशन की बात थी। अब अगर तो आप कहते हैं कि एक बंदे की पॉलिटिकल अफिलिएशन थी, चले होगी पॉलिटिकल अफिलिएशन, लेकिन जो झगड़ा है वो पीपीपी और पीएमएलएन के दरमियान नहीं है। वोटर वेरिफिकेशन के ऊपर जो झगड़ा चल रहा है वो पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान चल रहा है। और पीटीआई का एक बहुत बड़ा, उन्होंने ये सवाल रेज किया था इलेक्शन की लेजिटिमेसी के ऊपर कि जी इतनी ज्यादा यहाँ पे बोगस वोटिंग हुई है, इसकी वजह से ये इलेक्शन के रिजल्ट्स ठीक नहीं आए। उसका फिर लिटमस टेस्ट था। उसका लिटमस टेस्ट क्या होना था?
وہ 4-5 کنسٹیچوئنسیز جس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں پہ کروائیے. اب وہ مسئلے پھر گئے, ہوتا کیا ہے, الیکشن کمیشن آپ کا الیکشن کروا دیتا ہے. شک تھا کہ طارق ملک اس میں گند کرتے. چلے نہیں دیکھیں نا, اس پہ بات کر لیتے ہیں ایک منٹ, لیکن میں خالی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ نادرا کیا کیا کر سکتا ہے. طارق ملک یا چیئرمین کا کتنا رول ہوگا اس میں, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, اسے تھوڑا سا چھیڑتے ہیں بعد میں. الیکشن کمیشن الیکشن کرواتا ہے, اس کے بعد ٹرائبونلز بن جاتے ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ ٹرائبونلز ہیں. وہ ٹرائبونلز فیصلے دینے شروع کرتے ہیں, جو الیکشن ڈسپیوٹ ہے وہ ٹرائبونلز میں جاتا ہے, وہ فیصلے دینے شروع کرتے ہیں اور نادرا کو کہتے ہیں کہ آپ ووٹر ویریفیکیشن کریں. اور انہیں سارے کا سارا, اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ الیکشن کمیشن خالی ری کاؤنٹنگ کرتا تھا کہ ووٹ کتنے تھے, دونوں پارٹیز کی ری کاؤنٹنگ کی, اگر 19-20 کا فرق ہوتا تھا تو کئی دفعہ ریزلٹ چینج ہو جاتا تھا, ورنہ ہوتا کچھ نہیں تھا. اب پہلی دفعہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ بایو میٹرکس اویلیبل ہیں. سو جتنے لوگوں نے ووٹ ڈالے ان کی بایو میٹرک ڈیٹیلز. سو 3 باتیں اب نادرا پتا کر سکتی ہے. ایک تو یہ کہ میگنیٹک انک کتنی جگہ پہ چلی, کتنی نہیں چلی. پی ایم ایل این کی پوزیشن ہے کہ جناب 70-60% جگہوں پہ نہیں وہ تھی تو آپ کو نہیں پتا چلے گا. جو 40% ہے اس سے یہ تو کم از کم بہت ساری جگہوں پہ پتا چل سکتا ہے کہ اگر ایک ووٹنگ سٹیشن کے اندر 1500 ووٹ تھے, وہاں پہ 2000 ووٹ ڈل گئے. سو کس نے پھر 500 ووٹ تو آپ کے بوگس ہوئے. پھر اگر ایک بندے کی بایو میٹرکس پتا چل گئی کہ ہاں یہ اس کا نام محمد اللہ دیتا تھا اور اس کا ووٹ بنا ہوا تھا, اس نے پھر 300 دفعہ ووٹ ڈالا ہوا ہے, تو وہ بھی پتا چلا کہ الیکشن ایریگولر. سو یہ کہنا کہ جناب میگنیٹک انک کی وجہ سے, آپ سے پوچھوں کہ پی ایم ایل این کو پھر خدشہ کیا تھا, خوف کیا تھا, ان کو ڈر کیا تھا, آپ کو کیا سمجھ؟ دیکھیے مجھے ایز این اینالسٹ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک بہت بڑا سوال اٹھ سکتا ہے. اب طارق ملک چلے گئے ہیں نا, کوئی نئے شخص کو یہ لے آئیں گے. نادرا ایک اٹانومس, اگر وہ اٹانومی کے ساتھ چلا, اور یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے اب ان کے لیے, اگر انہوں نے کسی ایسے بندے کو لگا دیا وہاں پہ جو ان کا اپنا بندہ ہے, تو سارا ملک پھر سے سوال کرے گا ان سے کہ پہلے آپ نے ایک بندے کو نکالا, اس کے بعد آپ نے ایک اور بندے کو لگایا. لیکن میری جو سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ نادرا کے اندر ایک الیکشن ویریفیکیشن کا سیل بنا ہوا ہے, یہ سارا کچھ کمپیوٹرائزڈ ہے. یہ ایک چیئرمین بدلنے سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی. آپ اس چیئرمین کو پریشرائز کریں نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں اسی چیز کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. خرم دیکھیں, اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ نادرا کا پروسیس بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے. وہاں پر صرف چیئرمین ہی نہیں ہے, وہاں بہت سی ٹیمیں کام کرتی ہیں, یہ چیزیں کمپیوٹرائزڈ ہیں. آخر پی ایم ایل این کو دھڑکا کیا لگا ہوا تھا, خدشہ کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب ایک میں اور سوال خرم بھائی کے لیے ایڈ کر دوں, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ڈرتے نہیں عدالت سے. خرم بھائی یہ میرا بھی سوال ذرا سن لیں, کیونکہ جو 4 امپورٹنٹ لاہور کی کنسٹیچوئنسیز ہیں اس میں یہ ہوا کہ وہ ان میں سے کچھ لوگ جو آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہیں جن کی ویریفیکیشن ہو رہی تھی, وہ چلے گئے لاہور ہائی کورٹ اور انہوں نے سٹے آرڈر لے لیے کہ نادرا ہماری ویریفیکیشن نہ کرے. سو اگر نادرا کا ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے اور الیکشن ٹرائبونلز نے یہ بولا ہے کہ آپ ویریفیکیشن کروائیں جا کے, اور اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, تو پھر ہائی کورٹ سے سٹے جا کے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ جناب خرم صاحب جی یہی تو بات ہے کہ ہم حکومت جو ہے مختلف حلقوں میں جو امیدوار کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے ہیں, وہ جس طرح عدالت سے رجوع کرتے ہیں اس پر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اصل آرگومنٹ تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو 15 ملین 1.5 کروڑ ووٹ پڑے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو رفلی اس کے آدھے کو 76 لاکھ ووٹ پڑے ہیں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی کراچی سے جعلی ووٹنگ شروع ہوئی ہے اور اٹک کے پل پر آ کر جعلی ووٹنگ ختم ہو گئی اچانک اور اس کے آگے سب کچھ درست ہو گیا, تو یہ بھی غلط ہے. یا اگر میں یہ کہوں کہ جی مسلم لیگ نون کو پنجاب میں ایک بے مثال کامیابی حاصل ہوئی, لہذا پنجاب میں الیکشن فیئر تھا, کے پی میں اور بلوچستان میں اور سندھ میں تو بڑی خرابی تھی کیونکہ ہمیں وہاں زیادہ ووٹ نہیں ملے. اصل تو ایشو یہ کہ الیکشن کی جو اوور آل سینکٹیٹی ہے اس کو ہم ایکسپٹ کر لیں. اور کوسچن تو یہ ہے خرم کہ آپ کو دھڑکا کیا تھا چیئرمین نادرا سے جان کیوں چھڑانا چاہ رہے تھے؟ یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو صرف اپنے جو عوام کا فریش مینڈیٹ ہے اس کے تحت فریش اپوائنٹمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں. اگر نئی چیئرمین آئیں گے, جو عدالت کے احکامات ہیں اس پر ہم نے تو عمل درآمد کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس میں جو ہے جہاں جہاں اگر یہ ایشوز اٹھتے ہیں ووٹر ویریفیکیشن کے, ان میں بھی ہوگا. تو چیئرمین نادرا کی اپوائنٹمنٹ صرف ایک یہ تھا کہ ایگزیکٹو پریروگیٹو جو تھا اس کا, بابر صاحب نے جس کا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ڈسمسل کا طریقہ درست نہیں تھا. اگر اس کا ڈسمسل کا طریقہ درست ہو جائے گا تو وہ ڈسمسل ہو جائے گا. اب انہوں نے چونکہ خود ریزائن کر دیا ہے تو معاملہ کلیئر ہو گیا ہے. لیکن یہ شاید آنے والی تمام اپوائنٹمنٹس میں
मेरे ख्याल में तो हुकूमत को एक अच्छे वक्त पे एक सैल्यूटरी रिमाइंडर हो गया कि भाई जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसका इस्तेमाल भी कानून के तहत होना चाहिए और वो लोगों को इस तरह डिसमिस नहीं कर सकते। तो हमारी तो उम्मीद यही है कि ये जो हुकूमत अब एडमिनिस्ट्रेशन है मियां नवाज शरीफ की, उस दौर में अब जो डिसमिसल्स होंगे या लोगों को अपनी बहुत सारी मुलाजमतों से अलग किया जाएगा, वो कानून को फॉलो करके किया जाएगा ताकि इस तरह की एक बदमजी की सिचुएशन दोबारा। मुझे एक ब्रेक लेने दें, मेरे पास अभी बहुत सवाल है आपके लिए, मुझे एक ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद नाज़रीन इसी बहस को कंटिन्यू करते हैं जहां से यह है। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं जरा खुरम दस्तगीर साहब की तरफ दोबारा जाना चाहता हूं। खुरम देखिए, आपने वक्फे से पहले ये कह डाला, आपने कहा कि जब चेयरमैन नाज़ा ने खुद से रिजाइन कर दिया और इस हद तक कि मसला खत्म हो गया, मुझे ऐसा लगता है और आप सुन रहे हैं, नाज़रीन भी हमारे सुन रहे हैं, मसला खत्म नहीं हुआ। यहां पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी के चेयरमैन के इस तरह से निकल जाने के बाद से एक तासुर कायम हो गया। आने वाले एग्जेक्टिव्स के ऊपर अब ये खौफ है कि अगर आप हुकूमत वक्त की मंशा से नहीं चलेंगे, अगर हुकूमत वक्त आप जो है उसके खुश नहीं है आपसे, तो फिर आपको चलता किया जाएगा, फिर आपको अदालतें भी नहीं बचा सकती, फिर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का स्टे भी नहीं बचा सकता। और हुकूमत के पास बड़े तरीके हैं, बड़े हथकंडे हैं। आपने एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट यहां पे एस्टैब्लिश कर दिया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो बिल्कुल इसको रद्द करूंगा इस इंप्रेशन को, क्योंकि यही बात है कि कोई भी पोस्ट किसी भी शख्स को जब अपॉइंट किया जाता है उसका परमानेंट लीगल राइट तो उसके ऊपर एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। और मैं फिर दोहराता हूं कि वो जनाब तारिक मलिक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे रॉन्गफुल डिसमिसल के ऊपर, कि उनको गलत तरीके से डिसमिस, अगर हुकूमत दुरुस्त तरीके को फॉलो करते हुए उन्हें डिसमिस करती तो हुकूमत का इस मामले में प्रेरोगेटिव क्लियर है। जिस तरह देखिए ना, एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव बहुत सारे इश्यूज में मतलब क्लासिक केसेस हैं, लॉ में आता है कि इशुएंस एंड विड्रॉल ऑफ पासपोर्ट्स, ये एक एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव है। जो मिनिस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो चेंज होते हैं, उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है, वो एक एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव है। इंटरेस्टिंग, देखिए खुरम, आप खुद ये मान रहे हैं कि प्रेरोगेटिव है, उनका रॉन्गफुल डिसमिसल किया है, रॉन्गफुल डिसमिसल किया है, ऊपर करेगा नहीं, लेकिन आपने अभी खुद माना ना कि हुकूमत ने उनका रॉन्गफुल डिसमिसल किया है। तो तारिक, मैं यही तो कह रहा हूं कि फिर हुकूमत ने आखिर क्या डेस्परेशन थी, कोर्ट ने एग्री किया ना उससे। जी मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा कि हुकूमत ने उनका रॉन्गफुल डिसमिसल किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तारिक मलिक साहब का ये व्यू था जिसकी बुनियाद पे कोर्ट ने उनको इंजंक्शन दी। अब हुकूमत अगर अपने मामला को दुरुस्त करती है और जो अब आने वाली बहुत सारी बेशुमार अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें ड्यू प्रोसेस को फॉलो करती है। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि बहुत सारे इश्यूज में हर चीज अदालत में जो अगर कोई साहब लेके जाना चाहे तो हम अदालत की मुकम्मल तौर पर ओबीडियंस करेंगे, अदालत के हुक्म पर पूरी तरह अमल दरामद करेंगे और साथ ही साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर करेंगे। एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव है। अच्छा जी, खुरम भाई ट्विटर के ऊपर बड़ा विजडम वाली बातें पोस्ट करते हैं। वो फैज साहब ने कहा था, निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। तो गुजारिश ये है कि स्टेट तो हमेशा से ओप्रेस करती आई है, अदालतें बनी ही इसलिए या बनाने की जरूरत ही इसलिए थी क्योंकि लोग तंग आ जाते हैं हुकूमत से, तो फिर वो अदालत में जाते हैं। अब इसमें दो इश्यूज हैं और दोनों कनेक्टेड हैं। एक, हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन में हमें पता है हमारे मुल्क की हिस्ट्री और डेवलपिंग मुल्कों की हिस्ट्री के वहां पे जो हाजिर वक्त की हुकूमतें होती हैं वो इस्तेमाल करती हैं सारे स्टेट के पैराफर्नीलिया को। उसमें आपके पटवार खाना आ गया, आपके बाकी सारे एक मशीनरी आ गई और उसी तरह से इलेक्शन। अब ये एक हम उस रवायत से हट के एक नई तरफ जा रहे हैं जहां पे बहुत सारे काम जो हमारी हिस्ट्री में होते आए हैं वो करने मुश्किल हो जाएंगे, एक बात। दूसरा ये कि सरकारी अफसरों के साथ भी एक खास सलूक होता आया और वो पिछले 60-65 साल से तो होता आ रहा था। उसे थोड़ा सा चेक किया सुप्रीम कोर्ट ने। अनीता तुराब केस हुआ जिसमें कहा कि अगर आपको कोई गलत ऑर्डर देगा तो आप ना मानिए उसे। इसी तरह असद खान केस के अंदर कहा कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गलत ऑर्डर दे रहा है तो आप उसे नहीं माने, वो अगर इलीगल ऑर्डर है तो आप उसको मानने की जरूरत नहीं और अदालतें आपको बचाएंगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। अब जो मर्जी हिस्ट्री हो इफ्तिखार चौधरी साहब की, अब कोई उन्हें पसंद करता है, कोई कम पसंद करता है, लेकिन कोई बिल्कुल भी नहीं करता। लग ये रहा है कि शायद इफ्तिखार चौधरी साहब के जाने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा कि ऊपर नीचे वो उनके आखिरी हफ्ते के अंदर इसे भी निकाला, उसे भी निकाला, पेमरा वाले को भी निकाल दिया, इसे भी निकाला और बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स जो करनी थी उनके ऊपर भी हुकूमत बैठी हुई थी। तो बेतहाशा ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं जो होने वाली। अच्छा, एक चीज आपने अपनी पिटीशन में जो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल की उसमें आपने ये कहा कि हुकूमत ये चाहती थी कि
नादरा और ट्राइब्यूनल, इलेक्शनल ट्राइब्यूनल्स के दरमियान में जो बातचीत हो रही है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है, उससे हुकूमत को बाखबर रखा जाए और चेयरमैन नादरा उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, ये क्या मामला था? देखिए डॉक्टर साहब, अभी खुर्रम भाई ने कहा और इनसे हम पूछ लेते हैं कि इनका एग्जैक्टली क्या मौकफ है। ये जो रिलेशनशिप, ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लमेटिक है रिलेशनशिप नादरा का और इलेक्शन कमीशन का, मेरे ख्याल में तो इससे बेहतर चीज हो ही नहीं सकती थी कि पहली दफा, और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, इंडिया में ये नहीं है बायोमेट्रिक्स, अमेरिका में बायोमेट्रिक्स नहीं है, सो कोई तरीका नहीं है आपको वेरीफाई करने का, क्योंकि ना आपके आईडी कार्ड्स बने ना आपको बायोमेट्रिक्स अवेलेबल है। पाकिस्तान अब एक इतना बड़ा मुल्क है लेकिन हमारे पास बायोमेट्रिक्स अवेलेबल है, सो बहुत आसान हो गया है। आपने टेररिस्ट को पकड़ना हो, आपने इनकम टैक्स की चोरी रोकनी हो, उसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इलेक्शन के अंदर ये बहुत चीज रेलेवेंट हो गई है। सो हमें तो जरूरत है एक ऐसे नए फ्रेमवर्क को लाने की जिसके अंदर आप ये वेडिंग जो है ये परमानेंट कर दें, एक ऐसा स्ट्रक्चर ले आए, और उसी वजह से बहुत जरूरी है, उसी वजह से बहुत जरूरी है। अच्छा क्यों है ये अच्छा इसलिए है क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कर सकते हैं। कोई उंगली उठाता है कि जी इलेक्शन के अंदर ये धांधली हुई है, आप पैसे जमा कराएं, एक प्रोसेस है, उसके ऊपर एक खर्चा आना है, आप उसके ऊपर ज्यादा एक्सपेंस डाल दें, अगर किसी को एतराज है वो जाए वेरिफिकेशन करवा ले, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात है, लेकिन यहां पे हुकूमत वक्त का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। जो भी हुकूमत आएगी इलेक्शन जीत के, उसका स्टेटस को मेंटेन करने में इंटरेस्ट होगा, उसका ये इंटरेस्ट नहीं है उसके बाद कि उस इलेक्शन की लेजिटिमेसी के ऊपर या उसकी शफाफियत के ऊपर कोई बंदा उंगली उठाए या कोई एक भी ऐसा रिजल्ट आ जाए। और इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व करने के लिए जरूरी है कि ऑटोनॉमी हो। नादरा, जिस तरह हम इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, इसी तरह से हाकिम वक्त का मुतहत नहीं होना चाहिए नादरा, अगर वो इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है जिससे हाकिम वक्त को नुकसान हो सकता है। ये वो फंडामेंटल इशू। अच्छा देखिए खुर्रम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा दिलचस्प और बड़ा दूररस सवाल यहाँ पे आ खड़ा हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए, आपकी हुकूमत के लिए, और वो ये है कि चेयरमैन नादरा पे तो आपको ये एतराज तारिक मलिक पे कि उनकी सियासी वाबस्तगियां थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, और इसलिए हुकूमत, अब आने वाली हुकूमत उन पे एतमाद नहीं कर सकती थी। लेकिन अब आपको जो स्टैट्यूटरी बॉडीज की फ्रेश अपॉइंटमेंट्स करनी है, खा नादरा हो, खा पेमरा हो या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन हो, आप कैसे वो अपॉइंटमेंट्स करेंगे जिसमें ऑपोजिशन की जमातों को, अवाम को और मीडिया को यह एहतमाद हो कि आप अपने इक्तदार को बढ़ाने के लिए ही सिर्फ अपॉइंटमेंट्स नहीं कर रहे, ये लोग जिनको आप लेकर आ रहे हैं इनकी आपके साथ सियासी वाबस्तगियां हैं, या आपके लॉयल हैं, या आपकी मंशा के तहत काम करेंगे, या रियासत की मंशा के तहत काम नहीं करेंगे, या आजाद जहन के नहीं है, ये कैसे इंश्योर करेंगे आप? देखिए जी, इस जब एक मुसाबकती जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में राइज है, किसी भी शख्स के ऊपर हम सबका एग्री करना तो तकरीबन नामुमकिन है। कोई ना कोई इतराज जरूर होगा, लेकिन ये हुकूमत जो अपॉइंटमेंट्स करेगी उन लोगों का कैलिबर, उनकी सलाहियत, उनकी इंटेग्रिटी अज खुद उसको जस्टिफाई करेगी कि अगर हुकूमत जो है वो अपने जो कोई जेल के साथियों को जो मैट्रिक पास भी नहीं है, अगर OGDCL का चेयरमैन लगाएगी और ये हुकूमत भी, तो फिर वादे तौर पर सवाल उठने चाहिए और उठेंगे। लेकिन अगर बेहतर लोग आते हैं, लेकिन हर चीज को और मुस्तकिल सेकंड गेस करते रहना, अगर तो यहाँ एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव और अदलिया का जो एक बॉर्डर लाइन है उसे डिफाइन करना इंतहाई मुश्किल काम है। बहुत सारे इशूज जो पहले जस्टिसेबल नहीं समझे जाते थे पाकिस्तान में, आज वो जस्टिसेबल है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की अपॉइंटमेंट का तरीकेकार, बातों से तो काम नहीं चलेगा ना, कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत जो अपॉइंटमेंट्स कमीशन बना हुआ है उसकी भी सिफारिशात अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगी कि एक प्रॉपर प्रोसेस के जरिए इन सारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनका तयन होगा, उनका जो कैलिबर है वो वाजे कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं आकर तो आपको पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब जमहूरी हुकूमत का मैंडेट तस्लीम करना पड़ेगा कि हर चीज को आप मुस्तकिल सेकंड गेस अगर करते रहेंगे तो एग्जीक्यूटिव पैरालाइज हो जाएगा। और अब जबकि एक तरफ हम ये कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो मूव नहीं कर रहा बहुत सारे मामलात में, उसको बड़ी मुश्किल आ रही है, लेकिन यहां जो है एक अपॉइंटमेंट्स के मामले में जो कि एक ट्रेडिशनल एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव रहा है, बल्कि एक जमाने में बरतानिया में तो रॉयल प्रेरोगेटिव इसको कहा जाता है, तो वो जो प्रेरोगेटिव है उसको हमें दुरुस्त तरीके से अगर हुकूमत इस्तेमाल करती है और बेहतर लोग इन इदारों के सरबराह जो हैं मुतय्यन किए जाते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। मुझे ब्रेक लेने दें, बहुत ही अहम सवाल है, अब आपके कंधों पे की सारी जिम्मेदारी आप पड़ी है। मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद हम इस चीज को जरा डिटेल से देखते हैं आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा ली, हुकूमत के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है कि आने वाली अपॉइंटमेंट जो है हुकूमत बड़े फेयर कर पाएगी, जिसपे कि अपोजिशन को, मीडिया को, आवाम को एहतमाद होगा। यहीं से हम आगे शुरू करते हैं। बाबर, क्या तरीका होगा, कैसे हम इंश्योर कर पाएंगे? डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप हुकूमत का प्रोगेटिव नहीं मानते, और जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप कहते हैं हुकूमत का ये प्रोगेटिव है। देखिए, जितनी ज़्यादा पिटिशंस PMLN ने फाइल की हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, बाकी जगहों पे ये कह के कि ये गलत अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, अब और बड़ा इंटरेस्टिंग था ख्वाजा आसिफ केस। अब एक बड़ा, ये क्या केस था? ख्वाजा आसिफ केस ये था कि PMLN, ख्वाजा आसिफ साहब अदालत में गए जब केयर टेकर अपॉइंटमेंट्स कर रहे थे बेतहाशा, ये कहने के लिए कि केयर टेकर्स के पास ये इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो हर तरह की अपॉइंटमेंट्स करें, और इसका बहुत इनके दूरस्थ नतीजे निकलेंगे। फिर निकला क्या उसमें? उसमें अदालत ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अदालत ने उसे एक स्टेप जो इन्होंने नहीं मांगा था वो भी इन्हें दे दिया। वो ये कहा कि आप जब जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की या रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी बॉडीज की अपॉइंटमेंट्स करेंगे, उसके लिए उन्होंने एक TOR बना दिया। मैं उसके साथ डिसएग्री करता हूं। मेरे ख्याल में वो लेजिस्लेशन TOR क्या था? वो TOR ये था कि आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएंगे, वो इंडिपेंडेंट कमीशन का फैसले करेगा कि किस किस उनके पास सारी एप्लीकेशंस जाएंगी, वो उसे शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो उसे इंटरव्यू करेंगे, और वो इंटरव्यू करने के बाद, और अगर कंप्लेंट्स भी हैं कोई अपॉइंटमेंट के सिलसिले में, तो यही कमीशन फैसला करेगा। वो चूज करके हुकूमत को बता देंगे और हुकूमत उसके बाद उन्हें अपॉइंट करेगी। जब ये फैसला आया तो उस वक्त चूंकि इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद थे और वो अपनी भरपूर पावर, वो कमीशन बन गया क्या? हाँ, वो बन गया। ये मुझे बात कंप्लीट कर रहे थे। उन्होंने, चूंकि वो उस वक्त मौजूद थे, हुकूमत जो थी वो कुछ खुश नहीं थी इस ऑर्डर से, क्योंकि अब जाहिर है 5 साल अब इन्हें उस ऑर्डर के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने रिव्यू वगैरह नहीं फाइल किया। जुलाई में इन्होंने एक कमीशन बना दिया, वो 5 मेंबर उसके हैं। मेरा ख्याल है जब अपॉइंटमेंट हुई थी तो फेडरल टैक्स ऑम्बुड्समैन उसके मेंबर हैं। शम्स कासिम लाखा साहब को बनाया, एक डॉक्टर साहब थे कोई, उन्हें डॉक्टर इजाज नबी उन्हें बनाया इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी बैठेंगे, और जो भी इदारा जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री की अपॉइंटमेंट होगी उसके सेक्रेटरी बैठेंगे। और उन्होंने बता दिया कि ये तकरीबन 40-45 इदारे हैं जिसके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो अब इस प्रोसेस के थ्रू होंगी। सो ये एक प्रोसेस तो अब डिफाइन हो गया है। मेरा ख्याल है इसमें से कुछ लोग जो थे उन्होंने, शायद लाखा साहब ने मना कर दिया कि मैं नहीं बैठूंगा, लेकिन अब एक प्रोसेस बड़ा क्लियरली है जिसमें हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं। अच्छा, इस प्रोसेस के तहत अभी तक कोई अपॉइंटमेंट हुई है? अभी तक नहीं हुई। क्या वजह है? अब देखिए, अब मसला यही है ना कि जिस तरह खुर्रम साहब भी कह रहे हैं कि वो अपनी हुकूमत आई है, अपनी टीम लेके आना चाहती है। नहीं, अब तो 6 माह हो चुके हैं, 7 माह हो गए। सो अब अगर आपने PIA की अपॉइंटमेंट करनी है, आपने इस प्रोसेस के थ्रू करनी है, ये अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं। सो अब खतरा ये है कि चूंकि एक बहुत इस वक्त एडहॉक अपॉइंटमेंट है, पैमरा में भी एडहॉक, अब ये नादरा की अपॉइंटमेंट इन्हें करनी पड़ेगी, HEC में अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं। अदालत ने अब इन्हें 15 दिन दिए। सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन को जब से हुआ तो वो एक्टिंग बेसिस पे। अब खतरा क्या है? खतरा ये है कि ये चूंकि एक प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो गया है सुप्रीम कोर्ट की वजह से, उसे इन्होंने चैलेंज नहीं किया, ये क्लेम नहीं किया, जाके असूली मौकफ नहीं लिया कि ये हमारा प्रेरोगेटिव है, हमें लोगों ने वोट डाले हैं, ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज की, ठीक है, हमें ये मेरिट पे करनी है, लेकिन PIA चलानी है आपने और इस तरह की स्टेट एंटरप्राइजेस चलानी है, उसमें हमारे बंदे हम साथ लेके आए, हमारे ख्याल में ये लोग टर्न अराउंड कर सकते हैं, हम क्यों जाएं और एडवर्टाइजमेंट करें और एक और प्रोसेस करें, हमें पता है हमने किससे चलवाना है इसे और हम लेके आना चाहते हैं। सो ये वो एक तरह की टेंशन है, और इसका वाया मीडिया खतरा ये है कि ये निकल रहा है कि आप बाबा साहब हमारे मुल्क में आप एक्टिंग बेसिस के ऊपर चलाते रहे उसे। बाबा साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर हमारे मुल्क में हमने ये देखा है कि होता ये है कि एडवर्टाइजमेंट के बाद भी वो लोग एप्लीकेशंस डालते हैं जिनकी पहले ऊपर बातचीत हो गई होती है, मामला तय हो गए होते हैं कि वो होंगे। 200 लोगों की एप्लीकेशन आती हैं, 3 उसमें वो होते हैं जिनको सरकार की रजामंदी शामिल होती है। ये जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया, जिसमें कमीशन बैठ भी गया, ये कमीशन भला कैसे इंश्योर कर पाएगा कि वही लोग जो है ऊपर जा पाएंगे जो कॉम्पिटेंट होंगे, मेरिट पे होंगे, आजाद ज़हन रखते होंगे और हुकूमत के साथ उनकी एक मंशा पे नहीं आ रहे होंगे? डॉक्टर साहब, 2 ही तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आप प्रोसेस को थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दें, और जो पावर अपॉइंटमेंट की कैसे कर दें ट्रांसपेरेंट? नहीं, कर दिया ना, एक कमीशन बना, उसने एडवर्टाइज करना है, उसने एक HR फर्म रखनी है। अब इस तरह नहीं होगा जिस तरह पहले होता था कि आपने एक सेक्रेटरी को लगाया, उसे कहा आप समरी मूव करें 3 बंदों की, आपने पहले से चूज किया हुआ है कि कौन से 3 बंदे उस पैनल में होंगे, प्राइम मिनिस्टर के पास आया, पहले से फैसला हुआ है किसे लगाना, इंटरव्यू किया नहीं किया, उसके बाद किसी को लगा दिया। अब इस तरह तो नहीं हो सकेगा। 5 लोग बैठे हैं, उनमें से 1-2 की स्टैट्यूटरी टेन्योर भी है टैक्स ऑम्बड्समैन की, उन्हें
इन्फ्लुएंस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दूसरा तरीका, मैं चाह रहा हूं कि खुरम से भी ये बात करें। देखिए खुरम जो है वो अमेरिका में बहुत रहकर आए हैं, अमेरिका से उन्होंने पढ़ा भी है। वहां पर ये होता है कि जब आपने इस तरह की बॉडीज जो होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं या अहम इदारे होते हैं, उनके जब आप हेड्स को लगाते हैं तो सेनेट कॉन्फर्मेशन होती है, और जब सेनेट कॉन्फर्मेशन होती है तो सारे मीडिया को पता होता है कि इस आदमी का सीवी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसने क्या फैसले पहले किए थे, इसका अफेयर क्या था, इसने कहाँ इस पर कोई इल्जाम लगा था, वो सारी चीजें जो है वो सामने आ जाती हैं सेनेट कॉन्फर्मेशन के मीडिया के। फिर बहस होती है कि ये आदमी मौजू है कि नहीं है। खुरम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप इस डिस्कशन में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। जी, इसमें इशू ये है, देखिए जो तो हाईएस्ट लेवल की पोस्ट्स हैं वो बिलाशुबा यूनाइटेड स्टेट्स में सेनेट के सामने उनकी डिफरेंट जो कमिटीज हैं, चाहे वो आर्म सर्विसेज है, या जुडिशरी कमेटी है, या जो मुख्तलिफ सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट है जो उनके कैबिनेट मेंबर्स होते हैं। लेकिन फैक्ट है कि जब अमरीकी सदर टेक ओवर करता है तो उसने तो कई हजार अपॉइंटमेंट्स वो करता है, जिनमें से सिर्फ चंद हैं जो सेनेट की कंफर्मेशन जिनसे होती है, बाकी सब वो ऑटोमेटिकली एग्जेक्टिव प्रिविलेज के तहत वो हो जाती हैं। यह मामला ये कि हम तो कमीशन को जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बना हुआ है, हम उसकी जो सिफारिशात है उस पर पूरी तरह अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एज वी ऑल नो कि मोरालिटी कैन नॉट बी लेजिस्लेटेड। एक प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है, हम उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसके नतीजे में बेहतर लोग मैं इसमें अगर इंटरफेयर करके एक सवाल आपसे पूछ सकूं, खुरम भाई, एक सवाल जरा पूछ सकूं, आपके ख्याल में एक सेकंड के लिए भूल जाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। असूली तौर पे पीएसओ, पीआईए, ओजीडीसी, इस तरह की जो कंपनीज हैं जो कमर्शियल काम करती हैं, क्या इसका इख्तियार या प्रेरोगेटिव जो आपने लफ्ज यूज किया था, राइटली सो, पहले वो हुकूमत वक्त के पास होना चाहिए आप, या फिर इसी तरह किसी तीसरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी को अपॉइंटमेंट्स करनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है, असूली मौकफ क्या है? जी, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतर निजाम हुकूमत को दिया है और हम उससे पूरी तरह एग्री करते हैं। क्योंकि देखिए ना, पाकिस्तान में इस वक्त जो हर इदारे की सेकंड गेसिंग हो रही है, अगर हम सेनेट के जरिए कंफर्मेशन के जरिए जाएंगे तो वो भी तक इनहेरेंटली पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो एक इनहेरेंटली पॉलिटिकल बॉडी है सेनेट ऑफ पाकिस्तान। इसलिए हमें ये यहाँ जो एक मैकेनिज्म मौजूद है कानून के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक, उसके जो नताइज हैं, हमारी ये उम्मीद है कि हम उसके ऊपर पूरी तरह अमल दरामद करेंगे और इन बेहतर लोगों को अपॉइंट करेंगे। एक मामला ये एक मुस्तकिल, शायद दुरुस्त तौर पे डॉक्टर वहीद साहब ने इस प्रोग्राम का नाम रखा है सियासत और कानून, कि ये मुस्तकिल एक बाउंड्री के ऊपर जो है ये जरूर टेंशन रहेगी कि कहां किसका प्रेरोगेटिव खत्म होता है, कहां से किसका शुरू होता है। लेकिन इस हुकूमत की नीयत यही है कि हमें इस मुल्क के जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनको दुरुस्त तौर पर चलाना है। एक जो बात आपने की जो नादरा, और मैं जो उसका पॉइंट रह गया था कि भाई नादरा का इस बेहतर ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अपना एक जो कंप्यूटर आईटी सेल अलहदा बनाए जो सारे काम करे। वो नादरा फर्मली एक एग्जीक्यूटिव जो है इदारा है और इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। तो अगर तो एक काम जो इलेक्शन रिलेटेड करना है, वो देखिए बहुत ही चंद हमारे एक मिनट रह गया। देखिए एक बात को समझना बड़ा जरूरी है कि चेयरमैन नादरा तारिक मलिक पे सबसे बड़ा एतराज जो आपकी हुकूमत ने उठाया वो ये कि ये पॉलिटिकली पार्टिजन थे, इनकी सियासी वाबस्तगियां थी, पीपल्स पार्टी के साथ इनकी लॉयल्टी थी, ये हमारे साथ गन कर सकते थे, हमें इन पे एहतमाद नहीं था। अब आगे जो आप अपॉइंटमेंट्स करने चले हैं उसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पीपल्स पार्टी को, दूसरी जमातों को, एमक्यूएम को और मीडिया को यही एतराज होगा कि ये लोग भी पीएमएलएन के साथ वाबस्ता हैं, ये पीएमएलएन को, इसलिए ये जरूरी है कि ये प्रोसेस तो बड़ा ट्रांसपेरेंट हो, इसके अंदर एक पब्लिक इनपुट हो। जब तक सेनेट कॉन्फर्मेशन नहीं होगी, जब तक बहस नहीं होगी कि जिस आदमी को आप लेके आ रहे हैं इसके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, वो तो फिर मामला, फिर फर्क क्या पड़ा? कोई खास फर्क तो ना पड़ा ना सर? लेकिन डॉक्टर साहब फर्क ये पड़ा है, अगर मैं इसमें ये खाली ऐड कर सकूं कि हम इस खतरे से कैसे बचेंगे कि आप ये परमानेंट अपॉइंटमेंट्स करेंगे ही नहीं, आप टेम्पररी लोगों को लगाएंगे और उनसे ही चलाते रहेंगे काम। देखिए ये तो प्री जज करना किसी भी मामले को और हम उसके ऊपर एक जो है प्रिलिमिनरी एनालिसिस करते जाएंगे। ये तो वक्त के साथ वक्त खुद बताएगा कि पीएमएल गवर्नमेंट ने किस कैलिबर के लोगों को इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के ऊपर अपॉइंट किया है। लेकिन आई रिपीट कि जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस है और जो कमीशन की सिफारिशात है, हम उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करेंगे।
खुरम, बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। खुरम दस्तगीर खान साहब का हमें ज्वाइन करने का, बाबर सत्तार ने हमें ज्वाइन किया, और नाज़रीन फिर कहूंगा वाइंड अप करते हुए कि आज ये पहला प्रोग्राम, ये नया प्रोग्राम सियासत और कानून के हवाले से, कि कानून की हद क्या है, सियासत का इख्तियार कितना है। जैसे जैसे ये प्रोग्राम डेवलप करेगा, आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम का कैरेक्टर जो है वो आपके सामने खुल के आएगा। कल हम जनरल मुशर्रफ के हवाले से इसी प्रोग्राम में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।